में महज एक मनोरंजन हेतु लिखी गई है। इस कहानी में कई नाटकीय रूपांतर और काल्पनिक अंश डाले गए हैं। इस कहानी से किसी भी व्यक्ति या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। इस कहानी के माध्यम से हम भारत देश के तमाम क्रांतिकारियों और देशभक्तों को अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। बस अब और सहन नहीं होता। और कितनी नाकामी सहन करूंगा। गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया। पढ़ाई नहीं इसलिए अच्छी नौकरी नहीं। अच्छी नौकरी नहीं है इसलिए पैसे नहीं। और पैसे नहीं है इसलिए घर में इज्जत नहीं। परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूं। पैसे की टेंशन, बॉस के ताने, परिवार की हालत, बढ़ता हुआ कर्ज, एक के पीछे एक आती मुश्किलें। काश मैं भारत के बदले किसी और देश में पैदा होता। कम से कम अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे और अच्छा लाइफस्टाइल तो मिलता। वहां के लोगों को देखो कितने खुश हैं। और यहां हम भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में भाग रहे हैं। साले ये भी कोई जिंदगी है? इस देश ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इन मुश्किलों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुदकुशी। साला इस डिप्रेशन में रहने से अच्छा मैं खुद को खत्म कर दूं। सब प्रॉब्लम ही खत्म। इस जिंदगी से छुटकारा। मैडम, स्वप्निल जी कोमा में है। दवाइयों का ओवरडोज हो गया है। जब तक इन्हें होश नहीं आता कुछ कह नहीं सकते। अगर होश आया तो ठीक, वरना हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ काम कर रही हूँ? ऐसे कौन सा टेंशन है जो आपने ये कदम उठाया? एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लीजिए। ऐसे बैठ के कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, ये होश में आने तक मैं आपके सामने अखंड जाप करूंगी। हाँ, अखंड जाप करूंगी। उठो भाई उठो। कौन? कौन? मैं कौन? मैं सुभाष चंद्र बोस। नेताजी आप? हाँ मैं। माफ करना, पर तुम्हें नींद से उठाने के लिए एक थप्पड़ जरूरी था। पर यह थप्पड़ तुम्हारे खुदकुशी के लिए नहीं था। यह थप्पड़ था मेरे भारत माँ के बारे में बुरा कहा इसलिए। अगर ऐसी बात है तो एक थप्पड़ मेरी तरफ से भी लगाइएगा नेताजी। अरे भगत, आओ आओ। अरे इस भगत सिंह ने 16 वर्ष की उम्र से ही अपने आप को इस देश पे न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था और सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। पर नेताजी, अफसोस है मुझे इस बात का। देश के लिए फांसी चढ़ने का नहीं, तो ये आजकल के नौजवानों का हौसला देख के अफसोस हो रहा है। सही कहा भगत। अफसोस है कि इन जैसे बुजुर्गों को आजाद करने के लिए हमने अपनी जान दांव पर लगा दी। जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ क्या बढ़ गई, सीधे खुदकुशी। अरे लड़ने का जज्बा है कि नहीं तुम लोगों में? अरे आजाद, आओ आओ। कैसे हो नेताजी? देखिए पंडित जी, हमारे देश का एक हारा हुआ नौजवान। क्यों भाई, तुम्हारी नाकामियों का जिम्मेदार तुम मेरे भारत माँ को कैसे ठहरा सकते हो? क्या कह रहे थे? इस देश ने तुम्हें बर्बाद किया। अरे इन्हें तो उल्टा लटका के 100 कोड़े देने चाहिए। क्या है बेटा? मुझे तो इस बात का ज्यादा अफसोस है कि हारा हुआ इंसान मेरे राज्य का है। अरे मूर्खा,
तेरी उम्र में मैंने ब्रिटिश सरकार के आंख में आंख डालकर कहा था, कितीही संकट आली, आभाळ जरी कोसळला तरी त्यावर पाय देऊन उभा राहीन मी. वाह टिलक जी, वाह. वाह टिलक, इसे कहते हैं हौसला। और तुम थोड़ी मुश्किलें क्या आ गई, सीधे अपनी जिंदगी खत्म करने चले, और तो और मेरे भारत माता को कोस रहे हो। टिलक, अहो काय चाललंय हे? बघा ना बाबासाहेब, क्या सोच के हम जख्मी शेर की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़े थे। दिन रात भूख प्यास सब भूल के एक लक्ष्य लेके चले थे। कितनी गोलियां खाई, कितनी लाठियां खाई, कितने टॉर्चर सहे, खून से लटपट लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। ये सब किस लिए? ये दिन देखने के लिए। जी करता है वापस जन्म लूं और इन जैसे बुजदिलों को दौड़ा दौड़ा के मारूं। तिलक जी, जिस दिन मुझे फांसी होनी थी ना, और जब मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाला गया था, तब मुझे अंधेरा नहीं दिख रहा था, मुझे दिख रही थी एक रोशनी, आजादी की रोशनी, क्रांति की रोशनी, खिलखिलाती धूप, लहराती फसलें, हंसते खेलते देशवासी, हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां। पर आजीविका और पैसों के पीछे भागते ये लोग देख के ऐसे लगता है कि क्या हमारा बलिदान व्यर्थ तो नहीं गया? नहीं भगत जी, आपका और किसी भी क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। हमने तो एक सुनहरा भारत सजाया था। देश आजाद होते ही ऐसा संविधान बनाया था जो जन्म हुए बच्चे से लेकर मरते हुए बूढ़े तक हर इंसान को खुशहाल जिंदगी जीने का हक दे। उसी संविधान पर तो ये भारत देश सालों से टिका हुआ है। पर अब बदलती जरूरतों और खुद के फायदों के हिसाब से ये मतलबी लोग संविधान का गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? सोने की चिड़िया दी थी हमने तुम्हारे हाथों में और तुम उसे संभाल नहीं पाए, तो उल्टा उस चिड़िया को ही कोस रहे हो और ऊपर से ये भी कह रहे हो कि काश मैं किसी और देश में पैदा होता। तो क्या करो पंडित जी, आपके समय हमारी जितनी मुश्किलें नहीं थी, आज दौर बदल गया है। तब आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। पर अब हमारा लक्ष्य है सर्वाइवल, जहाँ हर पल भागना पड़ता है। महंगाई, टैक्स, कंपटीशन, इन सब में इतने पिस चुके हैं कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। आज की जितनी मुश्किलें तब कहाँ होगी? मुश्किलें नहीं थी, क्यों? हमारा परिवार नहीं था, हमें नहीं लड़ना पड़ रहा था हमारे सर्वाइवल के लिए। अरे आज तुम्हें सिर्फ खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है, पर हमें तो खुद के साथ साथ पूरे देश के सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा था। आज तुम्हारे पास तरह तरह की सुविधा है, मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है। हमारे पास ये सब नहीं था, फिर भी हमने ऐसी तुम्हारे जैसी हार नहीं मानी। बस कीजिए भाई। उसे प्रेरणा की जरूरत है और आप सब उसे और डरा रहे हो। बेटा, सर्वाइवल एक ऐसी चीज है जो सदियों से चलती आ रही है। हर दौर में हर मनुष्य का सर्वाइवल का तरीका अलग अलग है। इस नए दौर में सर्वाइवल की सबसे अहम कड़ी है शिक्षा, और तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नेताजी, आज़ाद जी, भगत सिंह, तिलक जी, इन सब ने पहले शिक्षा ली, अपने आप को लड़ने के काबिल बनाया और फिर उतरे इस जंग में। और बाबा साहेब, इनसे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है बेटा? इन्होंने तो शिक्षा के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितने जुल्म सहे हैं, फिर भी डटे रहे, और आज उन्हीं के बनाए संविधान पे ये देश आगे बढ़ रहा है। अगर अच्छी शिक्षा ली हो तो सर्वाइवल का डर नहीं रहता बेटा। और बापू, मेरी शिक्षा की उम्र अब नहीं रही, अब कहाँ से पढ़ाई करो? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती बेटा। कुछ सरकारी परीक्षाएं छोड़े तो ऐसा कोई भी विषय नहीं जो आपको उम्र का बंधन दे। हमारे संविधान में शिक्षा को लेके कई खूबसूरत कानून हैं जो इंसान को मरते दम तक पढ़ाई की आज़ादी देता है। तो अब क्यों नहीं कर सकते? जहाँ पे तुमने पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से वापस शुरू करो। बापूजी, इनसे नहीं होगा। ये सब अटके हैं लोग क्या कहेंगे के चक्कर में। जब तुम्हारी खुदकुशी करने की नौबत आई तो वो सब लोग कहाँ गए थे? कोई नहीं आया ना, तो अब लोग क्या कहेंगे का चक्कर छोड़ दो।
और पढ़ाई में लग जाओ। पंडित जी, ये ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। मिस्टर रे क्रॉक, जिन्होंने 52 साल में मैकडोनल्ड खरीदा, मिस्टर हार्लैंड सैंडर्स, इन्होंने 62 साल में KFC कंपनी बनाई, मिस्टर बोमन ईरानी, जिनको फर्स्ट ब्रेक 44 एज में मिला, मिस्टर पॉल शिरोमणि, जिन्होंने अपनी PhD 90 साल की उम्र में पूरी की। ये सब और इनके जैसे कई लोग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इट्स नेवर टू लेट। ये डांस वाले रील्स देखने से अच्छा है मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज देखो, जिससे तुम्हें प्रेरणा मिले। हार गए तो फिर खड़े हो जाओ, लड़ो जब तक ये जान। आखिर IPS शर्मा जी को किसी ने कहा था, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, समझे? पर पढ़ाई करने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है? पूरा दिन तो ऑफिस में ही चले जाता है। तुम गलत बोल रहे हो। वक्त तो सबके पास है, बस तुम लोग उसे ठीक तरह से नियोजित नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारा फोन है ना, जरा अपना फोन के सेटिंग में जाओ और बैटरी यूसेज या डेटा यूसेज देखो, क्या दिख रहा है? क्या मैंने सोशल मीडिया पे 5.5 घंटे बिताए? वही तो, तुम्हारे पूरे दिन से तुमने 5.5 घंटे बर्बाद कर दिए। वही अगर सही काम में इस्तेमाल करो